लीनियर अलजेब्रा क्लास में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ W1 W2 are any two subspaces of a finite dimensional vector space VF, then dimension of W1 plus W2 is equals to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। मीन कोई एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF है आपके पास, सपोज करें VF, इसके दो सब स्पेस हैं W1 और W2। तो सब स्पेस बनेगा W1 प्लस W2 सब स्पेस ही होता है, तो सब स्पेस का लीनियर सम सब स्पेस होता है। उसकी डायमेंशन को शो करना है, ये रहेगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस जो दोनों सब स्पेस का इंटरसेक्शन है वो भी सब स्पेस ही होगा, माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। और अगर V फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसके सारे सब स्पेसेस, भाई अगर W1 W2 V के सब स्पेस हैं तो W1 प्लस W2 भी V का सब स्पेस होगा, तो W1 इंटरसेक्शन W2 भी V का ही सब स्पेस होगा। तो हमें शो करना है कि जो डायमेंशन रहेगी W1 प्लस W2 की, ये रहेगी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये अंडरस्टूड है कि V फाइनाइट डायमेंशनल है, तो सारे के सारे सब स्पेस W1 भी, W2 भी, W1 इंटरसेक्शन W2 और W1 प्लस W2 भी फाइनाइट डायमेंशनल ही रहे होंगे, क्योंकि वेक्टर स्पेस का, अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसका हर एक सब स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशनल ही होता है। तो मैं पहले अज्यूम कर लेता हूं, लेट कि जो डायमेंशन है W1 इंटरसेक्शन W2 की, वो सपोज K है। अगर इसकी डायमेंशन K है तो इसके बेसिस में K वेक्टर्स रहे होंगे, एंड लेट S इक्वल्स टू गामा 1 गामा 2 गामा K be any basis of W1 intersection W2। भाई W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन K एज्यूम कर ली। अगर इसकी डायमेंशन K है तो इसके बेसिस में K वेक्टर्स रहे होंगे, तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक सेट S जिसमें गामा 1 गामा 2 गामा K वेक्टर्स हैं, ये कोई एक बेसिस है W1 इंटरसेक्शन W2 का। Well, then S is also a linearly independent subset of W1। अब चूंकि ये W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है, तो जो W1 इंटरसेक्शन W2 है इसमें तो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे W1 और W2 के, जिसका जो भी बेसिस बनेगा वो इंडिपेंडेंट सबसेट W1 का भी रहेगा और W2 का भी रहेगा। अब W1 का इंडिपेंडेंट सबसेट एक्सटेंड किया जा सकेगा एक्सटेंशन थ्योरम के अकॉर्डिंग W1 के बेसिस की फॉर्म में, यानी इसमें कुछ वेक्टर्स और डालकर W1 का बेसिस भी बन जाएगा। तो हमने ये लिखा, then S is also a linearly independent subset of W1, so it can be extended so as to form a basis of W1। अब एस चूंकि W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है तो ये इंडिपेंडेंट सबसेट W1 का भी हुआ, W1 का इंडिपेंडेंट सबसेट है तो ये W1 के बेसिस की फॉर्म में एक्सटेंड किया जा सकेगा, यानी इसमें कुछ और वेक्टर्स डालकर, यही सेट कुछ और वेक्टर्स डालकर W1 का बेसिस भी बना लेगा।
लेट S1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा L and gamma 1 gamma 2 gamma K be a basis of W1। मैंने अस्यूम कर लिया कि इसी में वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा L और डालकर यही सेट बेसिस बन जाता है W1 का। ऐसा है तो डायमेंशन क्या हो जाएगी W1 की L प्लस K। अब ये जो S सेट था W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस, ये तो W2 का भी बेसिस, W2 का भी इंडिपेंडेंट सबसेट रहा होगा। W2 का इंडिपेंडेंट सबसेट है तो इसे एक्सटेंड करके W2 का बेसिस भी बनता होगा। तो सपोज कुछ वेक्टर्स और डालकर बीटा 1 बीटा 2 बीटा m, L की जगह मैं m यूज कर लेता हूं, अच्छा लगेगा। नाउ सिमिलरली सेम ऐसे ही S is a linearly independent subset of W2 also, so it can be extended so as to form a basis of W2। तो इसी सेट को एक्सटेंड करके W2 का बेसिस भी बनाया जा सकता होगा। लेट मैं सेट S2 एज्यूम कर लेता हूं कि इसी सेट में मैंने बीटा 1 बीटा 2 बीटा n वेक्टर्स और डाले, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, गामा 1 गामा 2 गामा के तो है ही, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n और डालने पर यही सेट एक्सटेंड हो जाता है W2 का बेसिस बनाने के लिए। लेट S2 be a basis of W2। अगर ये W2 का बेसिस है तो डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन द बेसिस। के गामास तो पहले थे, n बीटास हमने और डाल दिए, कितने हो जाएंगे n प्लस के। अब जो प्रूफ करना है उस पे चलें। इसकी राइट हैंड साइड लेता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। डायमेंशन ऑफ W1 कितनी थी, m प्लस k। डायमेंशन ऑफ W2 n प्लस k माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज k। कितना आ गया, m प्लस n प्लस k। तो अब थ्योरम प्रूफ करने के लिए आप देख सकते हैं हमें क्या शो करना होगा। हमें थ्योरम में शो करना था कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 के। ये टर्म सॉल्व करने पर आई अब हमारे पास m प्लस n प्लस k, इसे इक्वल दिखाना है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 के। तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी अगर हम डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 शो कर सके m प्लस n प्लस k है। Now in order to prove this theorem, we shall show that क्या शो करेंगे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज m प्लस n प्लस k। तो W1 प्लस W2 एक सब स्पेस है, अपने आप में वेक्टर स्पेस हुआ। इसकी डायमेंशन m प्लस n प्लस k कब बनेगी, जब इसके बेसिस में m प्लस n प्लस k वेक्टर्स होंगे। तो इसकी डायमेंशन m प्लस n प्लस k प्रूफ करने के लिए मैं एक ऐसा सेट एज्यूम करूंगा जिसमें m प्लस n प्लस k
वेक्टर्स रहे होंगे और शो कर दूंगा कि वो इसका बेसिस है। तो अब तक के डिस्कशन में हमारे पास m प्लस n प्लस k वेक्टर्स कैसे आ सकते हैं, इसके लिए आप एक सेट बनाएं जिसमें सारे गामाज आ जाए, सारे अल्फाज हो जाए और सारे बीटाज हो जाए। अगर हम ऐसा सेट बनाएंगे तो उसमें m अल्फा, m नंबर ऑफ अल्फाज, n नंबर ऑफ बीटाज, k नंबर ऑफ गामाज इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें कुल एलिमेंट्स हो जाएंगे m प्लस n प्लस k। उस सेट को हम शो कर देंगे कि वो w1 प्लस w2 का बेसिस है। ऐसा हुआ तो इसकी डायमेंशन m प्लस n प्लस k हो जाएगी। अगर इसकी डायमेंशन m प्लस n प्लस k हो गई तो इसकी डायमेंशन ऑफ w1 प्लस डायमेंशन ऑफ w2 माइनस डायमेंशन ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2 के इक्वल शो हो जाएगी, जो कि थ्योरम में हमें शो करना है। तो मैं लिखता हूं टू दिस वी क्लेम द सेट, एक सेट तैयार किया, कुछ भी नाम दे दो, वी नाम दिया मैंने सेट को, सारे अल्फा डाल देता हूं, कितने हैं m, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, सारे बीटा डाल देता हूं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, सारे गामा डाल देता हूं, गामा 1 गामा 2 गामा k इज अ बेसिस ऑफ w1 प्लस w2। तो अब हम ये क्लेम करते हैं कि ये सेट बेसिस है w1 प्लस w2 का। अब आप वीडियो को पॉज करते हुए यहां तक नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे एक बार बोर्ड साफ करके इरेज करके दोबारा लिखना होगा, जगह कम है, थ्योरम बहुत लंबी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें शो करना है कि ये सेट बेसिस है w1 प्लस w2 का। ये बेसिस कब बनेगा? जब ये इंडिपेंडेंट रहा होगा और स्पैन करता होगा w1 प्लस w2 को। तो फर्स्टली वी शैल शो दैट B is linearly independent। पहले हम दिखाएंगे कि ये सेट B जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। B को इंडिपेंडेंट शो करने के लिए क्या करेंगे, हम इन वेक्टर्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जीरो वेक्टर डाल देंगे और दिखाएंगे कि सारे स्केलर जीरो ही है। तो लेट a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 up to am alpha m plus b1 beta 1 plus b2 beta 2 up to bn beta n plus c1 gamma 1 plus c2 gamma 2 up to ck gamma k is a zero vector। हमने वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर एज्यूम कर लिया। हमें क्या शो करना है कि a1 a2 am b1 b2 bn c1 c2 cn जो स्केलर्स यूज हुए वो सारे के सारे जीरो स्केलर्स हैं। अगर ऐसा हो सका तो ये सेट इंडिपेंडेंट है, ये बात शो हो जाएगी। चलिए मैं इस टर्म को उस साइड शिफ्ट कर देता हूं। तो b1 बीटा 1 प्लस b2 बीटा 2 अप टू bn बीटा n प्लस c1 गामा 1 प्लस c2 गामा 2 अप टू ck गामा k। क्या हुआ? माइनस a1 अल्फा 1 माइनस a2 अल्फा 2 माइनस an अल्फा n। आप सिर्फ इस वेक्टर पे ध्यान दीजिए। ये वेक्टर क्या है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है s2 के वेक्टर्स की। s2 क्या था? w2 का बेसिस। अगर s2 w2 का बेसिस है तो s2 के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन w2 का वेक्टर होगी। तो ये वेक्टर w2 का साबित हो जा रहा है। ये वेक्टर w2 का है। इस साइड आइए, ये क्या है? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n की लीनियर कॉम्बिनेशन। ये तो w1 के बेसिस के वेक्टर्स हैं, s1 के। अगर ये w1 के बेसिस के वेक्टर्स हैं तो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन w1 का वेक्टर होगी। तो जो वेक्टर है w1 का है
और ये वेक्टर इसके इक्वल है, ये W2 का है। तो कुल मिलाकर आप इसे कह लीजिए या इसे, ये वेक्टर अपने आप में W2 के इक्वल, W2 सेट में भी रहा और W1 सेट में भी रहा। ये जो वेक्टर्स है W1 के बेसिस के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होने के कारण खुद W1 में रहता है और इस वेक्टर के इक्वल होने के कारण ये W2 में भी रहता है। तो ये वेक्टर दोनों में कॉमन बन जाता है। Since S2 is the basis of W2, भाई ये W2 के बेसिस के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये वेक्टर W2 में भी हो जाता है। Hence -A1 अल्फा 1 -A2 अल्फा 2 -AN अल्फा n W1 में भी हुआ और W2 में भी हुआ। दोनों सेट के अंदर है, दोनों स्पेस के अंदर है, दोनों में कॉमन हुआ तो दोनों के इंटरसेक्शन स्पेस में यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 में श्योर होगा ये। Since S is a basis of W1 intersection W2, अब S तो अपने आप में बेसिस है W1 इंटरसेक्शन W2 का, वही गामा 1 गामा 2 गामा के वाला सेट। ये वेक्टर W1 इंटरसेक्शन W2 का है और S बेसिस है W1 इंटरसेक्शन W2 का। अगर S बेसिस है W1 इंटरसेक्शन W2 का, तो W1 इंटरसेक्शन W2 का हर एक वेक्टर इसके बेसिस के वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा। तो ये वेक्टर S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स say D1, D2, dk in field F। तो फील्ड F में स्केलर्स मिल जाएंगे D1, D2, dk such that कि ये वेक्टर अल्फा m था भाई, ये वेक्टर S के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, यानी गामा 1 गामा 2 गामा k की लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए। D1 गामा 1 प्लस D2 गामा 2 अप टू D के गामा k हो जाएगा। भाई ये कोई वेक्टर हुआ S1, ये कोई वेक्टर हुआ W1 इंटरसेक्शन W2 का, तो ये वेक्टर W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन रहा होगा। तो वहां पे स्केलर्स मिल जाएंगे D1, D2, dk ऐसे कि ये वेक्टर D1 गामा 1 प्लस D2 गामा 2 टू D के गामा के हो जाए। अब सारी टर्म्स एक्साइट कर लेते हैं। इस टर्म को धड़े गए तो A1 अल्फा 1 राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया प्लस A2 अल्फा 2 अप टू AM अल्फा m प्लस D1 गामा 1 प्लस D2 गामा 2 अप टू DK गामा k क्या जाता है? जीरो वेक्टर। अब इस पे गौर कीजिए, ये क्या है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है S1 के वेक्टर्स की। S1 वाज द बेसिस, S1 बेसिस था W1 का, तो इंडिपेंडेंट भी होगा। इंडिपेंडेंट है तो उसके वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन तभी और केवल तभी जीरो वेक्टर बनेगी जब सारे स्केलर्स जीरो होंगे। तो ये A1 भी, A2 भी, AM भी जीरो होगा, D1 भी, D2 भी, DK भी। इन A1, A2, AM को जीरो मैं यहां डाल देता हूं, A1, A2, AM जीरो। तो ये टर्म क्या आती है? साइड में रीजन दे देंगे आप, सिंस S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, जो कि सेट S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये S1 के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर हो रही है, तो S1 के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन तभी और केवल तभी जीरो बन सकती है जब सारे स्केलर्स जीरो हो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। We get B1 beta 1 plus B2 beta 2 up to Bn beta n plus
C1 गामा 1 प्लस C2 गामा 2 अप टू Ck गामा k इज अ जीरो वेक्टर। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये W2 के बेसिस S2 के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है। S2 जो कि बेसिस है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो W2 का बेसिस है, बेसिस तो इंडिपेंडेंट होगा, तो उसके वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन कब जीरो बनेगी, जब सारे स्केलर्स जीरो रहे होंगे। तो ये B1 भी, B2 भी, B3 भी, Bn भी, सबके सब जीरो। ये C1 भी, C2 भी, C3 भी, Ck भी जीरो, सारे स्केलर जीरो। तो हमने B के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर ली थी, उसमें जितने भी स्केलर्स यूज किए A1 A2 AM ये भी जीरो आए, B1 B2 Bn ये भी जीरो आए, C1 C2 Ck ये भी जीरो आए। तो B के वेक्टर्स की कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन तभी और केवल तभी जीरो बनती है जब सारे स्केलर जीरो होते हैं। ऐसा है तो B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो B सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब हमें B को बेसिस शो करना था, वी हैव टू शो B इज अ बेसिस। तो हमें B को इंडिपेंडेंट और स्पैनिंग सेट शो करना था। B इंडिपेंडेंट तो हो चुका है, अब ये शो करने के लिए कि B बेसिस है W1 प्लस W2 का, हमें ये और शो करना होगा कि B स्पैन भी करता है W1 प्लस W2 को। तो आप यहां तक वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, हम आगे चलते हैं फिर। Now we shall show that B spans W1 plus W2। B को बेसिस दिखाने के लिए तो दिखा चुके कि इंडिपेंडेंट है, अब हमें दिखाना होगा ये स्पैन करता है W1 plus W2 को। ये W1 plus W2 को स्पैन कब करेगा, जब W1 plus W2 का हर एक वेक्टर B के वेक्टर्स की ही लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो टू दिस लेट V थोड़ा छोटा बनाइएगा, क्योंकि सेट को कैपिटल वेक्टर की कैपिटल नोटेशन दी जाती है, कैपिटल लेटर की, वेक्टर को या एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। टू दिस लेट V be any vector of W1 plus W2, then there exists V1 in W1 and V2 in W2 such that V1 plus V2 is V। भाई W1 plus W2 में वेक्टर्स आते कौन से हैं, जो W1 के वेक्टर और W2 के वेक्टर का सम रहे होते हैं। तो उसमें वेक्टर V से बिलोंग करता है तो वो W1 के वेक्टर V1 की और W2 के वेक्टर V2 की सम रहा होगा। तो मैंने ये लिखा कि V अगर कोई वेक्टर है W1 plus W2 का, let V be any vector of W1 plus W2, then there exists V1 in W1 and V2 in W2 such that V is V1 plus V2। Well, since V1 belongs to W1, V1 वेक्टर W1 का है, and S1 is a basis of W1, so V1 will be a linear combination of vectors alpha 1, alpha 2, alpha m, gamma 1, gamma 2, gamma k। W1 का हर एक वेक्टर W1 के बेसिस की वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो स्मॉल v1 जो वेक्टर W1 का है, ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा m, गामा 1, गामा 2, गामा k की लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा। सिमिलरली सेम ऐसे ही V2 बिलोंग करता है W2 से, एंड S2 इज ए बेसिस ऑफ W2। तो W2 का हर एक वेक्टर और उसके बेसिस के वेक्टर्स की कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। सो V2 क्या रहा होगा, S2 के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा n, गामा 1, गामा 2,
गामा के की लीनियर कॉम्बिनेशन. So V2 a linear combination of this. Hence finally V क्या आ जाता है? V1 plus V2 a linear combination of alpha 1 alpha 2 alpha m gamma 1 gamma 2 gamma k plus V2 a linear combination of vectors beta 1 beta 2 beta n गामा 1 गामा 2 गामा के. दो लीनियर कॉम्बिनेशंस ऐड होंगी तो आएगी तो लीनियर कॉम्बिनेशन सी किन वेक्टर्स की? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m बीटा 1 बीटा 2 बीटा n गामा 1 गामा 2 गामा k की. ये क्या आया? ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m बीटा 1 बीटा 2 बीटा n एंड गामा 1 गामा 2 गामा k. That means ये क्या हुई? ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ G वेक्टर्स ऑफ B. तो W1 प्लस W2 का प्रत्येक वेक्टर B के वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन है, ऐसा है तो B स्पैन कर जा रहा है W1 प्लस W2 को. B इंडिपेंडेंट भी है और B स्पैन भी करता है W1 प्लस W2 को, ऐसा है तो B इज ए बेसिस of W1 plus W2. अगर B बेसिस है W1 plus W2 का तो डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस. B में कितने एलिमेंट है जो बेसिस है W1 plus W2 का? M plus N plus K. और ये क्या था? ये था डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. दैट्स इट. यही हमें प्रूफ करना था. तो आपसे नोट कीजिए. अब अगली क्लास में हम बेसिस के ऊपर कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आया करते हैं. टिल देन गुड बाय.